नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रेप थ्रोट के बारे में। देखिए, शोर थ्रोट तो आपने सुना होगा। शोर जैसा कि नाम है, शोर मतलब कि जख्म हुआ है या घाव जैसा लग रहा है, अंदर में आपको जो है स्वेलो करने में तकलीफ हो रही है, तो सोरनेस हुआ है। शोर थ्रोट में, कहाँ तो थ्रोट में। अब शोर थ्रोट का जो है कारण मेनली जो आप देखते होंगे कि ये वायरल कारण से होता है। ये कॉमन कोल्ड वोल्ड हुआ, उसके बाद से शोर थ्रोट होता है, गले में खराश और थोड़ा बहुत चुभन जैसा होता है। लेकिन आजकल जो है, खासकर इस सीजन में जो है, बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे कि ये सोर थ्रोट जो है, इस केस में आप देखेंगे कि अचानक शाम सुबह से लेकर शाम तक आप ठीक हैं, और अचानक आप रात को देखेंगे ना कि गले में काफी ज्यादा जो है, कुछ भी आप स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा दर्द है, चुभन है और हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो गया। तो ये जो शोर थ्रोट हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट इसलिए क्योंकि ये शोर थ्रोट वायरस से नहीं हुआ है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो एक बैक्टीरिया है उससे हुआ है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर आप इसका सही समय पे अगर सही से इलाज ना हो तो फिर आपको हो सकता है एडमिट होने की, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सेप्टिसिमिया बैक्टीरियमिया ये सब होने लगता है। अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि हम कैसे अंतर करें कि भाई ये वायरल है शोर थ्रोट या जो स्ट्रेप थ्रोट है। तो वायरल शोर थ्रोट में वायरल वाले कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए नाक से पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगा, बार बार जो है स्नीजिंग हो रहा है, खांसी आ रही है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और गले में अगर शोरनेस भी है तो माइल्ड होगा। लेकिन अगर स्ट्रेप थ्रोट है, जो कि बैक्टीरिया के चलते होता है, तो इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि गले में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो गई, और ये कुछ ही समय के अंदर में, वही मैं बोल रहा हूं कि शाम को आप ठीक थे और रात को ये तकलीफ हो गई, या आप देख रहे हैं सुबह तक ठीक है, दोपहर में ऐसा हो गया। तो ये होता कैसे है भाई? किसी न किसी के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, उसके ड्रॉपलेट्स के मुंह से, जो अगर उसको ऑलरेडी हुआ है और उसके ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, या अगर वो ड्रॉपलेट या रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस कहीं गिरा हुआ है, फिर उसको आपने टच किया या नाक तक गया या मुंह तक, तो फिर उससे होता है। मतलब कांटेक्ट से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये होता है। या उसका कोई चीज आप शेयर कर रहे हैं, हैंकी वैंकी या टॉवेल ये सब, तो उससे हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके सिम्टम्स जो है, आप देखिए बड़ा जल्दी जो है सिम्टम्स सडन आपको उभर के आएगा और देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप अचानक ठीक रहेंगे और देखेंगे कि गले में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत तेज बुखार, मतलब हाई ग्रेड फीवर आपको आना शुरू हो जाएगा, हेडेक भी आ सकता है, और आपको जो है लुक्स भी धीरे धीरे आप देखेंगे टॉक्सिक लुक होने लगेगा, भूख अचानक कम लगेगा, और आपको जो है अनइजीनेस जैसा लगेगा। और आप एक चीज और कि इसमें क्या होता है कि कफ जो होगा आपका चिपका हुआ गाढ़ा कफ, जैसे लगेगा कि गले में पूरा कंजेशन है, या थ्रोट में भी, थ्रोट के साथ साथ चेस्ट में भी कंजेशन है, मतलब कि गाढ़ा कफ चिपका हुआ है। और बहुत बार उसको आप पीछे खींचना, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग खींचते हैं कफ को और खींच के फिर मुंह से फेंकते हैं, उस कंडीशन में आपका ब्लड भी आ सकता है वो कफ के साथ। अब ये सब बैक्टीरिया के चलते हो रहा है। बैक्टीरिया में स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, ये बहुत वायरुलेंट है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है इन्वेड करने की हमारे इपिथेलियल म्यूकोसा ये सबको, बहुत ज्यादा है। तो ये तुरंत इन्फ्लामेशन करता है, इन्वेड करता है, इन्फेक्शन होगा, साथ में बहुत ज्यादा कफ भी बनने लगता है, कफ गाढ़ा होता है। कफ के साथ साथ जो है आप देखेंगे बैक्टीरियल पार्टिकल, सेल जो डेड सेल हैं वो भी रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स एक्सुडेट रहते हैं, तो वो गाढ़ा हो जाता है कफ। अब देखिए कि इसमें यूजुअली आपको करना क्या है। पहले तो डायग्नोसिस की बात। डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल होता है, आप देख के एग्जामिन करके। अब क्या क्या एग्जामिन किया जाएगा भाई? उनको बोला जाएगा पेशेंट को कि मुंह खोल के आप दिखाइए। जैसे ही आप देखेंगे वो ओपन करेगा माउथ, पीछे की तरफ आप देखेंगे पूरा रेडिश इन्फ्लेम्ड, हालांकि ये वायरल में भी हो सकता है, लेकिन एक चीज आप देखें कि जो गोल गोल छोटा छोटा आप देखेंगे कि राउंड राउंड जो है स्पॉट्स टाइप का जो है, पिंकिश टू रेडिश स्पॉट्स पीछे मिलेगा। टॉन्सिल्स को भी पकड़ सकता है, टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड रहेगा, और आप व्हाइट पैच भी आ सकता है, सब ये पीछे की तरफ। जो आप बोलेंगे पूरा मुंह खोलिए और आ करके जीभ निकालिए, पूरा आ करके, तो उस कंडीशन से ये देखने को मिलता है। अगर इसका इलाज तो मैंने बताया कि तुरंत इमीडिएट इसको कंसर्न है कि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, और आपको मालूम है कि ये बैक्टीरियल है, इट मीन्स कि यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल दिया जाना चाहिए। वायरल अगर होगा तो वायरल में हम बोलते हैं वेट करो, वेट एंड वॉच। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप अगर शुरू करते हैं, तो पेशेंट को पहले सबसे पहले बोलेंगे पानी बहुत ज्यादा पीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, और कफ जो जमा है वो भी कुछ पतला रहेगा। बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं लीजिए, इसलिए क्योंकि चाय कॉफी में जनरली जो होता है वो डायबिटिक्स की तरह काम करता है, आपका पानी शरीर से पेशाब के रास्ते से निकलता है काफी ज्यादा, तो डिहाइड्रेशन होगा और कफ भी धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। दूसरा कि आपको जो है
जो बोलते हैं वेपर, स्टीम लेने के लिए बोला जाएगा कि स्टीम लीजिए। फिर उसी कारण से जो कंजेशन लग रहा है, भारीपन है चेस्ट में, नाकों के अंदर, ये कुछ कंजेशन जो है दूर होगा। बहुत बार आप देखेंगे कि ह्यूमिडिफायर भी आता है, क्योंकि देखिए ठंडे के समय में ये ज़्यादा होता है। ठंडे के समय में ऑब्वियसली जो है बहुत बार लोग जो है मुंह से सांस लेते हैं, और हवा जो होता है, ठंडी हवा जो होती है वो ड्राई होती है, तो ड्राई के चलते जो है यहाँ ज़्यादा चांस है बैक्टीरिया को पनपने का, इन्फेक्शन होने का। तो इसीलिए ह्यूमिडिफायर लेते हैं ताकि उस जगह को ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखे और आपका बलगम भी कुछ पतला रहे। अब ओवर द काउंटर कुछ बलगम निकालने के लिए म्यूकोलाइटिक्स दवाइयाँ दी जाती है। म्यूकोलाइटिक्स में क्या होता है, जैसे कफ सिरप में आप देखते होंगे बहुत कॉमनली जो यूज्ड होता है म्यूकोलाइटिक, दैट इज ब्रोमहेक्सिन होता है। एम्ब्रोक्सोल आप देखे होंगे, एम्ब्रोक्सोल भी है, वही उसी का मेटाबोलाइट है ये। तो एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमहेक्सिन और गुएफेनासिन, ये आपका कफ सिरप में अगर है तो ये कफ को पतला करके निकालने की कैपेसिटी रखता है। और आपको देखा जाएगा कि कुछ और भी हैं जो म्यूकोलाइटिक्स, जैसे कि एसिटाइलसिस्टीन, म्यूसिनेक नाम से आता है। इस कंडीशंस में क्या है कि हम इसको पानी में डाल के बोलते हैं लेने के लिए, और इससे जो है आपका जो बलगम है वो पतला होगा, और पतला होकर बलगम फिर बाहर आएगा। ये रहा बलगम के लिए। और क्या कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी से नमक देके गार्गल कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको सूदिंग मिलेगा, क्योंकि गर्दन में एकदम लग रहा है ना कि कांटों जैसा चुभ रहा है, और ये अचानक से डेवलप किया है और आप तुरंत जो है बीमार हो गए हैं, लग रहा है कि मतलब अचानक हुआ। तो इस कंडीशंस में आप ये कर सकते हैं। बट द मेन ट्रीटमेंट जो है, और भी पहले कुछ दे दे, जैसे कि नाकों में अगर बहुत बार क्रस्ट जम जाता है तो उस कंडीशंस में नाजो क्लियर भी ड्रॉप देते हैं, नमक पानी होता है। कुछ डिकॉन्जेस्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कफ बन रहा है ना, बहुत ज्यादा जो बलगम बन रहा है इन्फ्लामेशन के चलते। इन्फ्लामेशन मतलब बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन किया, इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, कैपिलरी खून की नलियां जो है थोड़ा चौड़ी हो गई और उससे लीकेज हुआ, उसको डिकॉन्जेस्टेंट जो है, खून की नलियां जो डिस्टेंड कर गई थी उसको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। तो ये डिकॉन्जेस्टेंट का काम है। जैसे कि नाकों के लिए जो है ऑट्रिविन जो आता है, और नेफाजोलिन आता है, या जाइलोमेटाजोलिन आता है, ये सब ग्रुप की दवाइयाँ जो है दी जाती है डिकॉन्जेस्टेंट्स के तौर पे। फिनाइलेफ्रिन भी डिकॉन्जेस्टेंट होता है, बहुत सारे टैबलेट्स में ये आता है। और अगर फीवर है तो फीवर के लिए फिर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसमें एंटी एलर्जिक लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मोन्टेरेल्सी और ये मोन्टेकेल्सी वेल्सी जो हम लोग देते हैं यूजुअली नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हमको जरूरत पड़ती है वायरल वाले में। वायरल सोर थ्रोट होता है वहाँ पे हम देंगे, क्योंकि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंख लाल हो गया है, छींक रहे हैं, तो इन सब का। लेकिन आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियल वाले में तो केस कुछ अलग है, इसमें सीधे दर्द बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत ज़्यादा, हेडेक, और तुरंत इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इस कंडीशंस में उतना ज़्यादा एंटी एलर्जिक की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एंटीबायोटिक की। हमको मालूम है बहुत वायरुलेंट है ये बैक्टीरिया, बहुत डेंजरस है, तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचाने की ताकत रखता है। इस कंडीशंस में ड्रग ऑफ चॉइस, अब मैं ये बता दूं आपको कि मैंने वीडियो बनाया है इस पर, तो पूरा एंटीबायोटिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है। तो उसमें देखिए कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, मतलब कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है कि ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। हम इनिशियली छोटे एंटीबायोटिक्स, ऐसा नहीं है कि सीधे बहुत बड़ा एंटीबायोटिक दे देंगे, लाइटर एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइसेस एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, जो पेनिसिलिन है, तो एमॉक्सिसिलिन दिया जा सकता है। एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलोनिक एसिड्स का जो है कॉम्बिनेशन देते हैं, ताकि बहुत बार रेसिस्टेंट होता है, तो ये अगर मिला देते हैं तो देखते हैं कि वो बैक्टीरिया इजीली किल हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। और क्या दे सकते हैं, जो पेनिसिलिन से जिनको एलर्जी है उनके लिए हम सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ देते हैं। अब सिफेलोस्पोरिन के बारे में भी मैंने बताया है उस वीडियो में, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सीधे, उसमें बहुत सारे जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन शुरुआती दवाइयाँ, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसा है, फिफ्थ भी आ गया है, सिक्स्थ के आसपास पता नहीं। तो इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देना है। इसमें भी आप देखेंगे सेफालेक्सिन नाम से एक दवा आती है, स्पोरिडेक्स नाम से बहुत कॉमन है, या सेफाड्रॉक्सिल नाम से आती है, सेफाड्रॉक्स करके आती है, या ड्रॉक्सिल करके। ये दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम करती हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पे, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। और क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, और हम मैक्रोलाइट्स ग्रुप ऑफ दवाइयाँ दे सकते हैं। मैक्रोलाइट्स में क्या क्या आता है, आप क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, डालासिन सी करके आता है, क्लिंडामाइसिन 300 करके जो डोजिंग आता है वो आप दे सकते हैं। और आप दे सकते हैं, इसमें क्या दे सकते हैं, और आप क्लैरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार खाएं, दिन में 2 बार 3 बार नहीं खाना है, तो फिर सबसे अच्छा है एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। तो इतनी तरह के एंटीबायोटिक्स, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिया जाता है,
बट जो एक जो बोलते हैं ना कि लैडर, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए, उस तरह से अगर हमको देना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन पर ही सीमित रहिए, क्योंकि जैसे जैसे उसका जनरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्राम पॉजिटिव पे जो एक्शन है वो कम होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे एक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन पे ही सीमित रहिए। फिर उसके बाद बहुत बार सेफोडॉक्सिन भी देते हैं, सेफेक्सिम भी देते हैं, ये सब देते हैं, बट फर्स्ट जनरेशन पे रहिए। क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, क्लैरिविड नाम से आता है, डायलासिन सी दैट इज क्लिंडामाइसिन ये दे सकते हैं, और आप मैंने बताया कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ये आप दिया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि दिन में एक बार ले। स्ट्रेप थ्रोट का अगर अच्छे से प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो किडनी पे भी असर करता है, ये साथ में देखा जाता है कि रूमेटिक फीवर करता है, हार्ट के वाल्व पे भी असर करता है, बहुत बार जो है देखा जाएगा स्किन पे काफ़ी रैशेज और इम्पेटिगो ये सब भी करता है। तो स्ट्रेप थ्रोट जो होता है इसका प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट एक सही डोज और ड्यूरेशन के लिए देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।